एसएससी ने 2025 के सारे एग्जाम्स का कैलेंडर जारी कर दिया है और स्टार्टिंग विद सिलेक्शन पोस्ट सारे एग्जाम्स जुलाई से शुरू हो जाएंगे और एक बहुत लंबा समय चलेगा जिसमें लगातार एग्जाम्स होंगे। हम अभी मई में बैठे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपकमिंग जो 3 मंथ्स है, इन 3 महीनों को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इनका ऐसे यूज़ करें कि जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ रखी हैं उनका प्रॉपर रिवीजन हो, साथ ही साथ में जिन चीज़ों में हमें डाउट है हम उनमें क्लैरिटी लेकर आए। मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका फर्स्ट वीडियो है ये मार्क्स बूस्टर 2025 है एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए। इसके पहले मैंने मार्क्स बूस्टर 2024 में भी लॉन्च किया था, जहां मैंने मेंस को फोकस किया था सीजीएल के, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, स्टूडेंट्स का काफ़ी फायदा भी हुआ था। उम्मीद करता हूँ उसी सीरीज के तरह से ये सीरीज भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसमें आगे कई वीडियोज़ आएंगे। आज ये जो पहला वीडियो है ये है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स का। ठीक है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो या मोस्ट रिपीटेड कह लो। इसमें हम ऐसे ईडियम्स से डील करने वाले हैं जो ज़रूरी भी है, साथ ही साथ में कई सारे एसएससी के एग्जाम्स में ये ऑलरेडी आ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी बार भी एक नया ईडियम आपकी स्क्रीन पर आएगा आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लेना, उसके बाद देखना कि मैं क्या सोल्यूशन बता रहा हूं या मैं क्या एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। ठीक है, इससे आप तुरंत अपने दिमाग को चैलेंज भी कर पाओगे कि वो आपको याद है या नहीं है। ये एक प्रैक्टिस वीडियो है, एक रिवीजन वीडियो है। कोई भी बच्चा जो बिगिनर है वो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाए कि मैं आपको बहुत डिटेल में जाके ईडियम समझाने वाला हूं। मैं इसमें समझा नहीं रहा, मैं आपकी चीज़ों को रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है, 50 ईडियम्स हैं, 50 जरूरी हैं। जितनी जल्दी हो सके हम खत्म करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करूंगा। क्या लिखा है? गेट इनटू हॉट वाटर। ठीक है, हर ईडियम में एक कीवर्ड होता है, राइट? अगर आपको वो कीवर्ड याद रह गया तो आपको वो ईडियम भी याद रह जाएगा। क्या लिखा है? गेट इनटू हॉट वाटर। मीनिंग समझते हैं। हॉट वाटर मतलब है गर्म पानी, गेट इनटू मतलब किसी चीज के अंदर आना। तो गर्म पानी के अंदर अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या वो बहुत खुश होगा? नहीं, ऑब्वियसली वो खुश नहीं होगा। इसका मतलब है वो परेशान होगा। जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज में कि ये एक इंसान है जो कि एक गर्म पानी में डूबा है और ये किस तरीके से छटपटा रहा है निकलने के लिए। ठीक है, इसको गेट इनटू हॉट वाटर कहते हैं, मतलब टू गेट इनटू ट्रबल। हॉट वाटर यहाँ ट्रबल को सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ पे ये ट्रबल को दिखा रहा है हॉट वाटर के थ्रू। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना। अब मैंने इस पूरे स्लाइड को कैसे डिजाइन किया है, इधर मैंने सारे इडियम्स में एक इमेज लगाया है, राइट, जिससे आप आपको ये एग्जाम में क्लिक कर जाए जब भी ये इडियम आपके सामने आए। दूसरा, यहाँ पे इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जहां जहां पे मुझे जरूरी लगा मैंने कुछ हिंदी मीनिंग रखा है और साथ ही में एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी रखा है ताकि आप ये सीख पाओ कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो ऑलराउंड रिवीजन होगा, सिर्फ आगे की वीडियो ध्यान से सुनते जाना। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब मैंने क्या बोला? मुसीबत में पड़ना। तो क्या इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं? टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड। तो आमतौर पर मुसीबत में पड़ना इज कॉल्ड गेट इनटू हॉट वाटर। दिमाग में छप गया है, हॉट वाटर मतलब गर्म पानी, गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में आना। आगे बढ़ेंगे। अगला, कट टू द चेज। ठीक है, यहां पे 2 वर्ड याद रखना, कट और चेज। मतलब यह है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को, किसी बात को समझने के लिए उसका पीछा करते। चेज मतलब होता है पीछा करना। कट टू द चेज का मतलब होता है कि इधर उधर घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ कि चेज कैसे करना है, विच मीन्स सीधा सीधा पॉइंट पे आओ, मेरा टाइम मत वेस्ट कराओ। टू गेट टू अ पॉइंट और स्टॉप वेस्टिंग टाइम। ठीक है, इसे बोलते हैं कट टू द चेज। देखो यहाँ पे एक लाइन, एक इमेज लगा है कि सीधे पॉइंट पे आओ। ठीक है, ये हम कहते हैं सीधा मुद्दे पे आओ। क्या हुआ? विच मीन्स कट टू द चेज। कट टू द चेज मीन्स गेट टू द पॉइंट, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, सीधे सीधे बात करना। ठीक है, क्या लिखा है कि लेट्स कट टू द चेज, वी नीड टू डिसाइड बाय टुमारो। हमें कल तक डिसीजन लेना है, तो इधर उधर की बातें मत करो, सीधा सीधा पॉइंट पे हो। अच्छा, इधर इधर की बातें करने के लिए एक इडियम यूज किया जाता है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बीटिंग अराउंड द बुश। ये आपने पहले पढ़ा होगा, मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा, जहां एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वहां मैंने लगा दिया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इस ईडियम का ओरिजिनेट ये कहां से हुआ है, ओरिजिन क्या है इसका। तो ये फिल्म मेकिंग से ओरिजिन हुआ है, जहां पे कट टू द चेज का मतलब होता था कि सीधा सीधा जो एक्साइटिंग पार्ट है उसको दिखाओ। ठीक है, सीधा सीधा जहां पे हीरो हीरोइन मिल रहे हैं या जहां पे हीरो विलन को मार रहा है उस पॉइंट पे सीधा सीधा, इसको बोलते हैं कट टू द चेज। आगे बढ़ेंगे। अगला है ब्रेक द आइस। ठीक है, देखो यहाँ का कीवर्ड है ब्रेक। यहाँ आइस का मतलब है साइलेंस के साथ। किसका मतलब है? साइलेंस के साथ। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप एक ऑकवर्ड साइलेंस को मिटाने के लिए बात इनिशिएट करते हो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी अपने मन में हम गढ़ लेते हैं कि ये दोनों जो है ये दोनों डेट पे गए हुए हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आपने कभी डेट किया होगा या अगर आपने कभी देखा होगा तो डेट में दो लोग जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो बहुत ऑकवर्ड होते हैं, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है ना। ये जो मौसम बहुत अच्छा है ये वेदर की जानकारी नहीं दे रहे, ये बस उस ऑकवर्ड साइलेंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बात इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बात इनिशिएट करना होता है ना, इसी को बोलते हैं ब्रेक द आइस, इनिशिएट समथिंग, ठीक है, किसी चीज को शुरू करना। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल करना, या टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस, जो बहुत ऑकवर्ड साइलेंस है उसको तोड़ना। इसमें से कोई भी अगर आपके सवाल में हुआ तो ब्रेक द आइस उसके लिए फिट बैठेगा, ठीक है। मीनिंग क्या है? चुप्पी तोड़ना। एग्जांपल है द मैनेजर ट्राई टू ब्रेक द आइस विथ हिज टीम। अब मान लेते हैं कि मैनेजर अपनी टीम की बुराई कर रहा था कहीं पर और उसकी टीम ने सुन लिया। अब चीजें बहुत ऑकवर्ड हो गई, तो मैनेजर को लग रहा है कि मैं बात कैसे करूं, तो उसने कोशिश की बात करने की, उसने कोशिश की कि किसी तरीके से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जा सके। इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। आगे बढ़ेंगे, सी आई टू आई। समझो क्या लिखा है, सी मतलब देखना, आई टू आई मतलब आंखों में आंखें डालकर देखना। अब एक बात बताओ, आप जब किसी से बात करते हो तो आप उससे आंखों में आंखें डालकर कब बात करते हो? जब आप उससे अग्री करते हो या आप जब उससे अग्री नहीं करते हो? ऑब्वियसली जब हम लोग अग्री नहीं करते तो हम नजरें चुराते हैं। अगर हम आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं किसी के, इसका मतलब हम फुल अग्रीमेंट में हैं। तो सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन फुल अग्रीमेंट, पूरी तरीके से अग्रीमेंट में होना, पूरी तरीके से सहमति में होना। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना, आपको भी बहुत कुछ अच्छा बहुत कुछ बुरा लगा होगा, मुझे भी बहुत कुछ अच्छा बहुत कुछ बुरा लगा। एक बात जो स्टैंड आउट करी मेरे लिए वो ये है कि जैसा होना चाहिए आइडियली, कि हमारा जो अपोजिशन था उसने रूलिंग पार्टी को फुल्ली सपोर्ट किया कि आपको जो करना है करो, हमारे साइड से इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी अपोजिशन के लोग थे दे स्टूड एंड दे सॉ आई टू आई विद द गवर्नमेंट। आई टू आई का मतलब उन्होंने अपना कंप्लीट अग्रीमेंट दिया, उन्होंने अपना फुल अग्रीमेंट दिया, राइट। आगे बढ़े, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये टर्म यूज किया जाता है आमतौर पर रेस वगैरह के लिए। अब इमेजिन करो कि ये लड़की है और इसके लेट्स से कि 10 दोस्त हैं, सबके बीच में एक रेस लगा है और ये जो है ये रेफरी है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे मेरे हाथ से ये हैट नीचे गिरेगा वैसे ही रेस शुरू हो जाएगा। अब इनके पास कोई विसल तो है नहीं बजाने के लिए, बंदूक तो है नहीं गोली चलाने के लिए, तो रेस शुरू कैसे होगा? तो इन्होंने बोला कि मेरे हाथ में एक हैट है, जैसे मैं ये हैट ड्रॉप करूंगी वैसे ही रेस शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा क्या कि इन्होंने हैट ड्रॉप किया और 1 मिनट के बाद लोग आराम से सुस्ता कर उसके बाद रेस स्टार्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। ये जैसे ही अपना हैट ड्रॉप करेंगे वैसे ही जो रेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, विदाउट एनी डिले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल है ही वुड गो टू हेल्प हिज फ्रेंड्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। जैसे आमतौर पर ये सबके साथ होता है कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसने आपको फोन किया कि सुन जल्दी से यहाँ, हम पूछते नहीं है कि क्या क्यों कैसे, बस उसने बुलाया और हम घर से निकले। इसका मतलब यह है कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट हम उसकी मदद के लिए चले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पे जो मैंने बात बोली ओरिजिन वाली वो यहां पे लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगला हिट द सैक, ठीक है। सैक का मतलब होता है बोरा, बोरी समझते हैं जिसमें किसके अंदर चीजों को रखा जाता है, जूट की बोरियां, उसको सैक कहा जाता है। तो हिट द सैक का मतलब क्या होता है? अब क्या है, ओरिजिन कहां से आया वो समझ जाओ तो तुरंत समझ जाओगे कि पहले के लोग जो मजदूरी करते थे, मान ले जूट फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं और उसके पास सोने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करता था कि जो जूट की बोरियां उसने बनाई है उनको ही बिछाकर उनके ऊपर सो जाता था। वही सैक यहां बोरी के बारे लिए यूज किया जा रहा है। तो हिट द सैक मतलब बोरियों पर लेट जाना। बोरियों पर लेटना क्यों? सोने के लिए, ताश खेलने के लिए नहीं, सोने के लिए। इसका मतलब यह है गो टू बेड और टू गो टू स्लीप, ठीक है। बाघा का बहुत सारा एपिसोड है ऐसा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जहां पे ये हमेशा कहता था ऐसा करता हूं सो जाता हूं। सो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिटिंग द सैक। हिटिंग द सैक का मतलब क्या होता है? वो सोने का आदी है, उसको सोना बहुत पसंद है। तो सोने के लिए क्या बोलेंगे? हिट द सैक, ठीक है। क्या लिखा है कि आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मैं थका हुआ हूं, मैं जाकर सो जाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिट द सैक। ये ओरिजिन जो है ये आप पढ़ लेना, जो बात मैंने बोली है वो यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बहुत, ये बोलना मेरा गलत होगा, बहुत बार रिपीटेड है क्योंकि जितने इडियम्स हैं सारे के सारे बहुत बार रिपीटेड है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है एग्जाम में। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है समझाता हूं आसान भाषा में सुनो। आपने एग्जाम दिया, लेट्स से आपने सीजीएल 2024 दिया, कट ऑफ के साथ क्या बेईमानी हुई है ये हम सबको पता है। तो आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हुआ। अब यहां से स्टूडेंट्स दो काम करते हैं। पहला ये कि उन्होंने जो पढ़ा है वो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। उनको लगता है कि किस्मत से नहीं हुआ रिजल्ट, मेहनत मेरी ठीक थी, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो अगले साल हो जाएगा। थम्स अप, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरा ये होता है जिनको ये रियलाइज होता है कि मैंने स्ट्रैटेजी में कहीं कमी रह गई थी,
तो वो क्या करते हैं, वो फिर से जाते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वो जाकर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि मेरे से ये मिस्टेक हुआ था, मुझे ये चीज ठीक करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसका मतलब होता है नए सिरे से किसी चीज को शुरू करना। जैसे ये एक बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं चल रहा, कंपनी नहीं चल रही, इसने इसी बोर्ड पर प्लानिंग किया था। अब ये वापस आकर इस बोर्ड को देख रहा है कि प्लानिंग तो ठीक थी, कहां गलती किया, यहां गलती किया, यहां गलती किया, यहां गलती हुई, यहां गलती हुई, कहां गलती हुई। इसी को बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, विच मीन्स अगर कोई आइडिया ना चले तो उसको जीरो से स्टार्ट करके फिर से प्लान करना, इसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्या लिखा है कि व्हेन द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप वन वर्ड बहुत बार ऐसे पूछती है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी भी चीज का फर्स्ट मॉडल। तो कह रहा है व्हेन द प्रोटोटाइप फेल्ड द टीम हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जब प्रोटोटाइप फेल हो गया तो टीम को फिर से जो है वो ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ा। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब है जब ओरिजिनल जो पहला आइडिया था वो फेल हो गया तो फिर से टीम को ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ा, मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। क्या ये इडियम क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम। 8 नंबर, ब्रेक अ लेग। ठीक है, ब्रेक अ लेग, अब देखने से आपको लग रहा है कि पांव टूटने की बात की जा रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव कनोटेशन का इडियम होगा, ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव कनोटेशन का ही इडियम है। इसका मतलब होता है टू विश समवन गुड लक। ठीक है, गुड लक। अब इसके आसपास में इसके ओरिजिन को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, जो कहानी मुझे मिली मैंने वो यहाँ पे डाली है, हालांकि एक दो कहानियां मैंने पहले भी सुन रखी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये थिएटर से ओरिजिनेट हुआ था, जहां पर किसी को बैड लक विश करना गुड लक लेके आता था, विच मीन्स ये उल्टा था। ऐसा था कि अगर किसी का लक, आप किसी को बोलो ऑल द बेस्ट तो उसके साथ खराब होता था, और किसी को बोलो कि मतलब एकदम बकवास परफॉर्मेंस हो तुम्हारा तो वो एकदम फोड़ कर आता था। तो वहां से ये बनकर आया है कि किसी को नेगेटिव आप विश करो तो कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। एक कहानी मैंने ये भी सुनी है ब्रेक अ लेग का, कि कोई इतना अच्छा, मतलब आप किसी को विश कर रहे हो कि तुम इतना अच्छा करो कि तालियां बजाते बजाते और पैर पटकते पटकते हमारे पांव टूट जाए। मैंने ये कहानी भी सुन रखी है। आपको दोनों में से जो कहानी अच्छी लगी उसको पकड़ लो। कहानी तो एग्जाम में पूछ नहीं रहा, इडियम पूछ रहा है, मीनिंग याद रखने से मतलब है। तो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, किसी को गुड लक बोलना, किसी को अच्छा विश करना। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो ब्रेक अ लेग, मैडम ने कहा, इसने कहा भाग्य तुम्हारे साथ हो। हिंदी वाली बात है कि भाग्य तुम्हारे साथ हो। तो ब्रेक अ लेग, आपको जो मीनिंग अच्छा लगा, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को लक विश करना। आगे बढ़ेंगे, स्मेल अ रैट। ठीक है, ये तो मीडियम मीम बहुत चला है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। स्मेल अ रैट का मतलब होता है जब आपको ये महसूस हो कि कुछ गलत हो रहा है, आपको ये महसूस हो कि कुछ ट्रिक हो रहा है, तो उसे स्मेल अ रैट बोला जाता है। ठीक है, दाल में काला होना, एक हिंदी में एक कहावत है ना, दाल में काला होना। इसके लिए एक और फ्रेज यूज किया जाता है, समथिंग फिशी। देयर इज समथिंग फिशी, विच मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो वाला सेंस है। क्या लिखा है, शी स्मेल्ड अ रैट व्हेन हर कलीग स्टार्टेड आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। उसको कुछ डाउट हुआ जब उसके कलीग ने बहुत सारे सवालात उससे पूछने शुरू किए। इसे बोलते हैं स्मेल अ रैट। मतलब होता है आपको महसूस हो रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप अचानक से देख रहे हो कि आपके भाई बहन आपको बहुत सम्मान दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा ना कि जरूर कुछ जरूरत है, पता नहीं कुछ कांड करके आया ये। यू आर स्मेलिंग अ रैट, इसका मतलब है कि आपको महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अभी आया कहां से, रैट की जो एबिलिटी है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि कहीं पे कैट है या डेंजर है, इसी को बोला जा रहा है स्मेल अ रैट। ठीक है, क्योंकि रैट की जो सूंघने की क्षमता है इस ईडियम के हिसाब से काफी ज्यादा है, उसे पता चल जाता है जब कुछ गड़बड़ होता है। तो स्मेल अ रैट का मतलब ये होता है कि जैसे रैट को पता चल जाता है वैसे आपको पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसे कहते हैं स्मेल अ रैट। अगला, गेट आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड बहुत आसान है, हम लोग हिंदी में भी कहते हैं ना ये हाथ से निकल गया है, इतना नालायक हो गया है कि ये हाथ से निकल गया है, उसे कहते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। लिखा है टू बिकम अनकंट्रोलेबल और गेट आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ से निकलना। क्या लिखा है, द प्रोटेस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड एंड टर्न्ड इनटू अ रायट। जो प्रोटेस्ट था वो हाथों से निकल गया और एक रायट बन गया। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी आप बोलोगे आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अनकंट्रोलेबल हो जाना, किसी भी चीज का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। जैसे ये घुड़सवार जो था, इसका ये घोड़ा जो है इसका ये आउट ऑफ हैंड हो गया। बहुत ही आसान मीडियम है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगला है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अपना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू सुना है हिंदी में, खुद मियाँ मिट्ठू, या फिर अपनी पीपूड़ी खुद बजाना अगर हिंदी में बोलूं तो। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में ही बात करता है या अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही बात करता है, वो इस वाले जोन में चला जाता है कि कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, उसे बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। आपको मिलेंगे ऐसे इरिटेटिंग लोग ना आसपास में, जो जिनसे अगर आप बात करो 5 मिनट तो उसमें से 4 मिनट वो अपने अपने परिवार, अपनी माताजी, अपने पिताजी, अपने भाई, अपनी बहन, इनके बारे में ही बात करना पसंद करते हैं। या फिर मैंने क्या किया है, मैं कैसा इंसान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इसी के बारे में बात करना पसंद करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। सो नोबडी लाइक्स टू बी अराउंड
इफ यू आर ऑलवेज ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अगर आप हमेशा अपने बारे में ही तारीफें करते रहोगे, अपने बारे में ही डींगे हाँकते रहोगे, तो लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में एक वन वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट नहीं, ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट मतलब सेल्फिश होता है, जो अपने बारे में सोचे। ईगोटिस्ट मतलब जिसे अपने बारे में डींगे हाँकनी पसंद हो, ठीक है, उसे ईगोटिस्ट कहा जाता है। तो क्या लिखा है कि ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हिज अचीवमेंट्स, वो हमेशा अपनी पिबूड़ी खुद बजा रहा है अपने अचीवमेंट्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, हर एग्जाम में ये आता ही है। ऐसा मुझे लगता है कि कोई एग्जाम हुआ होगा पिछले 10 सालों में जिसमें ये नहीं आया होगा। लिखा है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना। हिंदी में कहावत है, अपना उल्लू सीधा करना। कहने का मतलब है कि आपका एक पर्सनल मोटिव है अगर किसी काम के पीछे, तो उसे बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, एक आपका अल्टीरियर मोटिव है किसी काम के पीछे, उसे बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स थे जिन्होंने बेशर्मी की हद पार कर रखी थी कि फेक न्यूज़ फैलाना, इनसेंसिटिव बातें करना, प्रोवोक करना लोगों को, ये सारे काम वो कर रही थी। ऐसा वो इससे इस तरीके से पैकेजिंग कर रहे थे कि हम देश हित में बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाएगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि उनके चैनल की टीआरपी या उनका पर्सनल एजेंडा इससे ड्राइव हो रहा था। इसका मतलब यह है कि वो जो छाती पीट रहे थे कि हम देशभक्ति के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली दे हैड एन एक्स टू ग्राइंड। उनका क्या था? अपना उनको उल्लू सीधा करना था, उन्हें अपने काम से मतलब था। इसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, लिखा है अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व और हैव एन अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, अगला डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित विजेता इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और कॉमन जो मुहावरा उसमें से छुपा रुस्तम कहा जाता है। हम लोग कहते हैं छुपा रुस्तम तो निकला छुपा रुस्तम, बहुत फेमस गाना था मेरे बचपन का, आप लोग शायद तभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ये डार्क हॉर्स का मतलब क्या था? डार्क हॉर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जीतने की किसी को उम्मीद नहीं है। ठीक है, उससे किसी ने उम्मीद नहीं लगा रखी, पर वो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा करता जा रहा है, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा सुना सुना लग रहा है, ऐसा सुना सुना लग रहा है क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं जिससे किसी ने उम्मीद नहीं लगा रखी, आपके दिमाग में तुरंत आता है ब्लैक शीप। दिस इज अ डिफरेंट इडियम। ब्लैक शीप का मतलब होता है कि वो नाकारा है, घर पे धब्बा है। डार्क हॉर्स का मतलब नकारा नहीं है, लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, लोगों को लग रहा था कि ये इतना अच्छा है नहीं, जबकि असल में वो बहुत अच्छा निकला, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। मेरे हिसाब से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है, ये किसी भी वर्ल्ड इवेंट जो भी होता है ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए या फिर वनडे या टी20 का वर्ल्ड कप हो जाए, इसमें ये हमेशा एक डार्क हॉर्स होता है। लोग इसको शुरुआत में कंसिडर नहीं करते, पर आप देख रहे होगे बहुत साइलेंटली ये बहुत बड़ी बड़ी टीमों को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट किया, इसके पहले 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड को एलिमिनेट किया था। तो ये ना बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक डार्क हॉर्स है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के, विच मीन्स इनके साथ बहुत लोगों की उम्मीदें नहीं लगी, पर ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, कीवर्ड क्या है यहाँ पे? मिडनाइट। मिडनाइट मतलब क्या होता है? आधी रात। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है? रात दिन एक करना। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जो लैंप है, लैंप में ऑयल है, ये ऑयल को जलाने की बात हो रही है। रात भर ऑयल जला रहे हो, लैंप जला रहे हो, तो लैंप जला के क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। तो जब कभी कोई रात रात भर जागकर काम करे, उसे बोला जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, लिखा है सी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। कमेंट बॉक्स में बताना आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक पूरी रात ही पढ़ाई करी है। मैंने तो आज तक नहीं किया। मैंने आज तक सबसे रात तक जो पढ़ाई की है, आई थिंक 3 बजे या 3:30 बजे तक, CGL 2017, आई थिंक मैंने उस वक्त पे पढ़ाई करी थी, रात के 3 साढ़े तीन बजे तक। ठीक है, और फिर भी मेरा मतलब मनचाही पोस्ट फिर भी मुझे नहीं मिली थी, तो कुछ मतलब नहीं बना। एनीवेज, तो मुझे कमेंट में बताना अगर आपने पूरी रात पढ़ाई करी, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि कितने ऐसे बच्चे जिनको मतलब पूरी रात पढ़ने का अचीवमेंट आपने किया हुआ है। अगला, अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना। स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि अगर कोई चीज स्टोन थ्रो पे है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत पास है। देख लो, ये पत्थर फेंक रहा है इसके घर पे, ये पत्थर फेंक रहा है इसके घर पे, इसका मतलब यही है ना कि इन दोनों का घर बहुत पास पास में है, बहुत क्लोज है, बहुत प्रॉक्सिमिटी में है। तो जब कोई दो चीज बहुत नजदीक होती है, उसे बोला जाता है एट अ स्टोन्स थ्रो।
बहुत सारे लोगों को आप बोलते सुनोगे कि मेरे घर के बगल में ना शाहरुख खान का बंगलो है। तो कितनी दूर है? अरे बस पास में भाई, पत्थर फेंकेंगे उसे घर पे जाकर गिरेगा। इसे कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ज्यादा नजदीक होना। अगला, ऑल ईयर्स, कीवर्ड क्या है इसका? ईयर्स। ईयर्स मतलब क्या होता है? कान। अगर मैं आपकी बात ऑल ईयर्स के साथ सुन रहा हूं तो मेरे पास जितने कान है वो सब कान लगा के सुन रहा हूं। इसका मतलब मैं सुनना चाहता हूं कि नहीं सुनना चाहता? ऑब्वियसली मैं सुनना चाहता हूं। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत गौर से सुनते हो तो इसे बोलते हैं ऑल ईयर्स। देख रहे हो कितने गौर से ये सुन रहा है, कान बड़े बड़े कर कर। तो जहां पे भी आप किसी की बात बहुत गौर से सुनते हो उसे बोलते हैं ऑल ईयर्स। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक ईडियम है इसका उल्टा, टर्न अ डेफ ईयर। अगर आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, आप उसकी बात सुनकर अनदेखा करना चाहते हो, तो उसके लिए एक इडियम होता है टर्न अ डेफ ईयर, विच मींस जिस कान से सुनाई नहीं देता वो कान आगे करना। इसका मतलब यही कि आप सुनना नहीं चाहते, इसे बोलते हैं टर्न अ डेफ ईयर। तो यहां दो इडियम हमने किए हैं, ऑल ईयर्स एंड टर्न अ डेफ ईयर। अगला, स्पिल द बीन्स। देख रहे हो इसके इनके मुंह से बीन्स निकल रहे हैं। ये बीन्स नहीं है, ये सीक्रेट है। तो किसी के सामने राज खोल देना, किसी के सामने सीक्रेट्स एक्सीडेंटली खोल देना, इसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, अनजाने में भेद खोल देना। क्या लिखा है? शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। गलती से उसके मुंह से सरप्राइज पार्टी के बारे में बातें निकल गई, उसने वो भेद खोल दिया। तो शी हैज स्पिल्ड द बीन्स। अब बात सुनना, ये आया कहां से? एक बार अगर अभी सुन लोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो क्या है, देखो बीन्स ना, इसको बीन्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये किडनी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब मान लेते हैं कि पहले के जमाने में जो इलेक्शन हुआ करते थे ना ग्रीस में, उसमें किस कलर का बीन्स होगा इसके ऊपर डिपेंड करता था कि कौन जीता और कौन हारा। मतलब ब्लू कलर का बीन्स एक राजा का है, हरे कलर का बीन्स एक राजा का है, पीले कलर का बीन्स एक है, काले कलर का बीन्स एक है। तो जब इलेक्शन हो गए तो सारे बीन्स एक डब्बे में रख के लेके जा रहा था, और गलती से उससे वो बीन्स जो है वो नीचे गिर गए। अब जब गलती से बीन्स नीचे गिर गए तो जो सीक्रेट था कि किसको ज्यादा वोट मिले हैं, ये तो दुनिया के सामने आ गया। तो स्पिल द बीन्स का स्पिल मतलब होता है गिरा देना। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? बीन्स गिरा देना, बीन्स फैला देना, जिसका मतलब है जो राज था वो अब दुनिया के सामने जाहिर हो गया। अगला, एट द 11th आवर। 11th आवर कितने घंटे हम मान के चलते हैं? एक पहर में होते हैं 12 घंटे, दो पहर होते हैं तो एक पहर में 12 घंटे, 12 घंटे का 11वां घंटा, जिसका मतलब है आखिरी मोमेंट पे। तो एट द लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एट द 11th आवर काम करोगे तो गलती कर जाओगे। एट द 11th आवर का मतलब है एकदम लास्ट मोमेंट पे जब काम करोगे तो गलती कर जाओगे। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी मौके पर। अगला, बटर समवन अप। बटर समवन अप का मतलब क्या होता है? बटर समवन अप का मतलब होता है किसी की खुशामदी करनी। ठीक है, किसी को फ्लैटर करना, किसी को पर्सुएड करना। क्या लिखा है कि टू बी वेरी काइंड एंड फ्रेंडली टू समवन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि ऐसे लोगों को ना बड़ी तेल लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि इनको बहुत बटर अप करना पड़ता है। बटर अप का मतलब वही है, यहाँ पे मक्खन बोला जा रहा है जिसको मैं तेल बोल रहा हूं। तो किसी को मक्खन लगाना, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो है उसकी बहुत चापलूसी करनी पड़ेगी कोई काम कराने के लिए। तो खुशामदी करना, चापलूसी करना, इसको हम कहते हैं बटर समवन अप। इसके लिए जो एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो कॉक्स यूज किया जाता है या फिर कजोल यूज किया जाता है, राइट, जिसका मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा चापलूसी करना। आगे बढ़ेंगे, फेस द म्यूजिक। तो हुआ ऐसा कि मेरे घर के बगल में आप बहुत बड़े बड़े एकदम साउंड बॉक्स लगाकर और गाना बजाकर नाच रहे थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े। और मेरे फैमिली में कोई पेशेंट था और वो डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने आपको 3-4 बार रिक्वेस्ट किया, आपने गाना बंद नहीं किया। मैंने पुलिस बुला लिया। अब पुलिस क्या करेगी? मुझे पीटेगी कि आपको पीटेगी? ऑब्वियसली आपको पीटेगी। क्यों? क्योंकि म्यूजिक मैं थोड़ा ना सुन रहा था, म्यूजिक कौन सुन रहे थे? आप सुन रहे थे। तो जो म्यूजिक सुन रहा था वो म्यूजिक फेस करेगा। यहाँ पे म्यूजिक का मतलब डांट से है, यहाँ पे म्यूजिक का मतलब पनिशमेंट से है। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस फेस पनिशमेंट। कहानी से याद रह जाएगा आपको कि एक्सेप्ट करना पनिशमेंट को या फिर किसी चीज का परिणाम झेलना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। अगर मैं कह रहा हूं कि नाउ यू विल फेस द म्यूजिक फॉर योर एक्ट्स, इसका मतलब जो भी आपने किया है अब आप उसका परिणाम भुगतेंगे। तो परिणाम भुगतने को हम कहते हैं फेस द म्यूजिक। इसी इन्हीं लाइंस पे एक और इडियम यूज किया जाता है, बियर द ब्रंट ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी काम का परिणाम झेलना। अगला, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यहां ओल्ड ब्लॉक कहा जा रहा है पेरेंट्स को, पुराने बुढ़े पुराने लोग, पेरेंट्स को कहा जा रहा है ना। सो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने पुराने जो ब्लॉक है
उनके जैसा हो, कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स के जैसा हो, फीचर्स में, फिजिकल फीचर्स में, स्किल्स में, किसी भी तरीके से। अगर कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स के जैसा है तो उसे कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। एग्जाम्पल के तौर पर रणवीर कपूर अभी के प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्रेरी एक्टर्स के बीच में सबसे बेहतरीन एक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनको गिफ्ट भगवान ने दिया, ये गिफ्ट इनको इनके पेरेंट्स से मिला है। ऋषि कपूर जी और नीतू सिंह जी ये दोनों अपने अपने टाइम के बहुत जाने माने और बहुत दिग्गज कलाकार थे, जिनके जीन्स ऑब्वियसली इनके बच्चे में आए हैं, और रणवीर कपूर अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से है। इसका मतलब ये है ही इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका जो बिहेवियर है वो अपने माता पिता के जैसा है, रिजेंबलिंग पेरेंट्स। रिजेंबलिंग पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स के जैसा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लाइक हिज फादर ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक व्हेन इट कम्स टू क्राफ्ट्समैनशिप। अगर क्राफ्ट्समैनशिप की बात की जाए तो वो अपने पिता जैसा ही है, इसे बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अगला, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, द इडियम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लिखा है कि एक ही कटोरे में ना, एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे मत डालो। क्यों? क्योंकि अगर वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे एक बार में खत्म हो जाएंगे। हम लोग यही करते हैं ना, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़े पैसे हम स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, थोड़े का एफडी कर लेते हैं, थोड़े के अगर उससे भी ज्यादा है तो जमीन खरीद लेते हैं, प्लॉट बुक करा लेते हैं। क्या कर रहे हैं? इसे इंग्लिश में डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर हमने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और मार्केट टॉन्ग कर गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। अगर मैंने सारे पैसे इससे जमीन खरीद लिया और वो जमीन के कागजात फर्जी निकले, जो आमतौर पर निकल जाते हैं, तो ऐसे केस में मेरे पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो समझदारी इसमें है कि हर जगह पे थोड़े थोड़े पैसे डाले जाए, और यही सलाह सब लोग देते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी पे मत डालो, सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट मत करो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, which means do not put all your resources or efforts in one possibility as you could lose everything. I hope ये idiom भी क्लियर है। अगला, bolt from the blue, ठीक है। यहाँ blue का मतलब आसमान से है। बोल्ट समझ लो, जो चमकता है ना आसमान अचानक से, उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अचानक से आई हो, आप उम्मीद नहीं करते, बिजली गिरने वाली, बिजली गिर गई, इसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कोई ऐसी चीज जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कोई ऐसी चीज जो बहुत अनप्लेजेंट है, उसे कहा जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे अभी रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया ना, इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्यों? क्योंकि आईपीएल चल रहा है, फिलहाल कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला, अगला सिलेक्शन जो है वो 15 दिन के बाद है इंग्लैंड के टेस्ट टीम के लिए। उसके साथ साथ इनको अगर संन्यास लेना था तो इनके पास बहुत मौका था ऑस्ट्रेलिया टूर में, जहां पे ये रिटायरमेंट ले सकते थे, पर इतने टाइम में नहीं लिया, अभी लिया। अब डिसीजन ऑब्वियसली इनका पर्सनल है, पर बाकियों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था कि अचानक से एक दिन अनाउंसमेंट हो गया कि रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। इसका मतलब इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर ऑल क्रिकेट फैंस। अगला, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? जब आप आज का दिन खत्म कर लो तो उसे कॉल इट अ डे कहा जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है कि आज के लिए इतना ही। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, आज के लिए इतना ही, आज खत्म करते हैं, घर चलते हैं, इसी को इडियोमेटिकली बोला जाता है कॉल इट अ डे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक होम। ये डिसाइड करना कि आज और काम नहीं होगा, काम छोड़कर घर जाना, उसे बोलते हैं कॉल इट अ डे। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है ब्यूरी द हैचेट। हैचेट किसको कहते हैं? कुल्हाड़ी को कहा जाता है। कुल्हाड़ी को हैचेट कहा जाता है, ठीक है। ब्यूरी का मतलब होता है दफनाना। सो ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, टू एंड अ क्वेरल, ठीक है, झगड़ा खत्म करना, इसको बोलते हैं बरी द हैचेट। एग्जाम्पल क्या है? दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड मूव फॉरवर्ड। उन्होंने डिसाइड किया कि वो झगड़ा सुलझा देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इमेजिन करो कि दो पड़ोसी हैं, उनके बीच में जमीन का कोई विवाद चल रहा है और दोनों बात बात पर कुल्हाड़ी निकाल लेते हैं। ऐसे केस में जो वहां के समझदार लोग थे, उन्होंने बोला कि भैया तुम लोग बेवकूफ आदमी हो, एक साथ मिलकर रहो, पड़ोसी हो, एक दूसरे के काम आओगे, ऐसा करो, तुम लोगों को जो एग्रेशन है ना वो बार बार कुल्हाड़ी निकाल देता है, कुल्हाड़ी दफना दो। तो जब वो कुल्हाड़ी दफना रहे हैं तो इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि वो अब अपने बीच के रिश्ते सुधारना चाहते हैं और वो जो भी उनका बोन ऑफ कंटेंशन था उसको वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है। झगड़े का कारण बोन ऑफ कंटेंशन होता है, इसे कहते हैं बरी द हैचेट। ओरिजिनल कहां से आया है? ये ओरिजिनेट होता है नेटिव अमेरिकन कस्टम से, जहां पे हैचेट को दफनाने का मतलब होता है कि हॉस्टिलिटी का मतलब झगड़े का अंत हो जाना, राइट। आगे बढ़ेंगे, लिखा है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक तीर दो निशाने सुना होगा, एक पत्थर से दो शिकार या एक तीर से दो शिकार, उसे बोलते हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मीनिंग क्या है? अचीव टू एम्स विथ अ सिंगल एफर्ट और एक्शन। दो एम एक ही एफर्ट से कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से पढ़ाई करनी, ठीक है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला, आप सेटल हो जाते हो अपनी लाइफ में, विच इज अ वेरी गुड थिंग, विच इज अ ब्रिलियंट थिंग, लेकिन ये आपके लिए है। दूसरा, आपका पूरा परिवार सेटल हो जाता है।
उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके घूमने का खर्च, उनके रहने का, उनके शौक पूरे करने का, ये सब के लिए आपके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। इसका मतलब अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप एक तीर से 2 निशाने, और मैं तो कहूंगा 10 निशाने मार रहे हो, क्योंकि यही सोल्यूशन है आपके सारे प्रॉब्लम्स का। इसका मतलब ये होता है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, अचीव 2 थिंग्स विद अ सिंगल एफर्ट और एक्शन। अगला, वाइल्ड गूज चेज। चेज मतलब होता है पीछा करना, गूज हम लोग इस पक्षी को कहते हैं, वाइल्ड मतलब होता है जंगली। जंगली गूज का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाएंगे आप उसे। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट ना आए, जैसा मैंने बोला कि आप नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है वर्थलेस हंट और चेज, फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल मतलब होता है जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। तो ऐसा कोई काम जिसका कोई रिजल्ट ना आए, जो निरर्थक खोज है, उसे हम बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, जैसे कि आपका रूम छोटा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना दीवार धकेल कर उसे आगे शिफ्ट करना चाह रहे हो, कोई मतलब है इसका? ये वाइल्ड गूज चेज है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे एसएससी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। करंट अफेयर्स, अगर कोई बच्चा अगर एसएससी से रेगुलर है, आपको पता होगा 2024 के एग्जाम में 2022 के करंट अफेयर्स आए थे। मतलब ये रीसेंट हिस्ट्री है, इट्स अ जोक, इट्स अ फार्स के बच्चों को ये सब देखना पड़ता है कि 2024 के पेपर में 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसका मतलब ऐसा लगता है कभी कभी करंट अफेयर्स पढ़ना इज अ वाइल्ड गूज चीज, जिसका कोई फायदा नहीं निकले। और इसके जैसे कुछ इडियम्स हैं, जैसे कि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स भी ऑन द सिमिलर लाइंस है, जिसका मतलब होता है एक मरे हुए घोड़े को हाँकना। तो ऐसा कोई काम करना जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। चेजिंग योर टेल, अपनी पूंछ का ही पीछा करना। अच्छा, अपनी पूंछ का पीछा करने से कोई फायदा होगा? आप घूमते रह जाओगे गोल गोल। इसी को बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज, या फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, या चेजिंग योर टेल, जिसका मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट। अगला, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आपको कभी कभी मिलेगा टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब समझना सेमी इडियम है। किसी चीज को नमक के साथ उठाना, कहने का मतलब है किसी चीज के ऊपर 100% भरोसा नहीं करना। इसको बोलते हैं टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो जब आप पढ़ते हो, एक नहीं, दो बहुत ही ज्यादा फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, जो एक एंटी बीजेपी है, एक प्रो बीजेपी है। मैं न्यूज़पेपर पिछले 10-12 साल से रोज पढ़ता हूं, एटलीस्ट 2 से 3, कुछ डिजिटल कुछ फिजिकल। ये लगातार नोटिस किया है, मैंने नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों ने नोटिस किया कि एक है वो बीजेपी के किसी अच्छे काम को अच्छा नहीं बोलेगी, एक है जो बीजेपी के खराब काम को भी अच्छा बोलेगी, मतलब बहुत बायस्ड है। ऐसे केस में क्या है कि जब ये न्यूज़पेपर कुछ छापते हैं, तो आप हमेशा उनके क्लेम्स को या उनके फैक्ट्स को विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट उठाते हो, या विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट उठाते हो। कहने का मतलब है आंख बंद करके आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बायस्ड न्यूज़पेपर्स है। ठीक है, सिमिलरली न्यूज चैनल्स, खैर न्यूज चैनल के बारे में तो बोलना समय खराब करना होगा, जो हालत हो गई हमारी मीडिया की। एनीवेज, तो अब तो मीडिया में जो भी चलता है, वी ऑलवेज टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, वी ऑलवेज टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया, जहां पे मतलब एकदम से वाइल्ड फायर था फॉल्स न्यूज का। तो क्या बोल सकते हैं कि अब मीडिया में जो भी चलता है, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वी हैव टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कहने का मतलब है उस पर 100% यकीन नहीं करना है, नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, और टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। किसी चीज को डाउट के साथ एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगला, कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब यह है किसी चीज को जो है वही बोलना। कॉल स्पेड अ स्पेड, ये गौतम गंभीर है, ये फेमस है इस चीज के लिए कि ये फिल्टर नहीं लगाते, इनको जो भी चीज महसूस होती है ये खुले दिल से उसको बोल देते हैं। इसको बोलते हैं कॉल स्पेड अ स्पेड, विच मीन्स के जो है वो है, हम वही बोलेंगे। अगर मान लो कोई आपको ऐसा सेलिब्रिटी मिल जाता है जो ऐसा है, तो आप उसके लिए कॉल स्पेड अ स्पेड बोल सकते हैं, जो बहुत ही कैंडिड है, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइट, क्या लिखा है? टू स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली, क्लियरली और डायरेक्टली बात करना। टू से द ट्रूथ इवन इफ इट्स ब्लंट, अगर ब्लंट भी है मतलब रूड भी लग रहा है किसी को, तो दैट इज फाइन, आप जो महसूस करते हो आप वो कह रहे हो। अगला, पीस ऑफ केक। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक इडियम इसके लिए और यूज किया जाता है, अ केक वॉक। दोनों इडियम्स के सिमिलर मीनिंग्स है, सेम मीनिंग है। पीस ऑफ केक या केक वॉक का मतलब होता है बहुत आसान काम, वेरी इजी टास्क, समथिंग दैट कैन बी डन विद नो एफर्ट, बहुत ही ज्यादा आसान काम। ठीक है, जैसे इंडिया को जिम्बाब्वे के साथ कभी कभार मैच आपको देखने को मिल जाएगा। अब इंडिया के लिए जीतना इज अ पीस ऑफ केक।
अगला, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मतलब होता है जो फैल गया हो, ठीक है, जो गिर गया हो। तो क्या लिखा है कि रिग्रेट अबाउट द पास्ट, वरी अबाउट द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, क्राइंग अबाउट व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड। किसी चीज के बारे में अफसोस करना जो ऑलरेडी हो चुका है उसे बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। हिंदी में सुना है पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कि जब कोई चीज, जो दूध था वो गिर गया, तो अब बैठ के रोने से क्या फायदा, दूध तो गिर गया ना, विच मीन जो काम होना था वो तो हो गया ना, तो उसके ऊपर बैठकर कोई रोने से कोई फायदा तो है नहीं। इसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अगला, वंस इन अ ब्लू मून। ईद का चांद समझते हो, ईद का चांद हो जाना, कभी कभार। जैसे जब से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया हुआ है 2019 में, उसके बाद से एम एस धोनी को देखना सिर्फ आईपीएल में नसीब होता है, अदरवाइज इनकी बैटिंग आपको कहीं नहीं दिखेगी। ना ये पॉडकास्ट करते हैं, ना ये इंटरव्यूज करते हैं। जब तक इनको ऐड के अच्छे खासे पैसे मिल जाए, ना मिले, तब तक ये ऐड भी नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये वंस इन अ ब्लू मून पब्लिक अपीयरेंस रखते हैं। इसका मतलब कभी कभार ही ये पब्लिकली दिखते हैं। तो किसी व्यक्ति का रेयरली या बहुत इनफ्रिक्वेंटली कहीं पे आना, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। अगला, गिफ्ट ऑफ द गैप। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत आर्टिकुलेट है, जो बहुत इलोक्वेंट है, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखो, गैप का मतलब होता है बोलने की कला, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब जिसको अच्छा बोलने की कला भगवान ने नवाजी हो, भगवान ने दी हो, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो क्या लिखा है कि एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, बिल्कुल खुल के बात करना, बिल्कुल अच्छे से बात करना, बहुत ही शानदार तरीके का स्पीच देने की कला। टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, एबिलिटी टू कन्विंस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है ये गिफ्ट ऑफ द गैप के लिए लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, आप शाहरुख खान को घंटों सुन सकते हो, जितना अच्छा ये स्पीच देते हैं, जितना अच्छी इनकी कम्युनिकेशन स्किल है। इसका मतलब ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत अच्छा बोलने की कला इनके अंदर है। आगे बढ़ेंगे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देख रहे हो, इन्हें बिल्ली को पकड़ना था, इस कुत्ते को। बिल्ली इस पेड़ पे सोई है, कुत्ता बेचारा यहां भौंके जा रहा है। इसका मतलब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्क मतलब, ऐसे तो बार्क मतलब छीलना भी होता है, पर बार्क मतलब यहां भौंकना है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत पेड़ को के ऊपर भौंकना, विच मीन्स कुछ ऐसा करना जो कि काम नहीं करेगा, या गलत आदमी के को किसी चीज के लिए ब्लेम करना, उसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, एग्जांपल देखिए, इफ यू थिंक आई एम द वन हु टुक योर बुक, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हूं जिन्होंने आपकी किताब ली है, तो आप गलत आप गलत पेड़ पे भौंक रहे हो। ठीक है, जैसे जब पहलगाम का अटैक हुआ तो इंडिया ने बोला पाकिस्तान को कि आपने किया है, पाकिस्तान ने जाके ग्लोबल मीडिया में बोला कि इंडिया इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इंडिया गलत आदमी को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। हाथ क्या, पूरा पूरा पैर था, वो तो इंडिया ने निकाल ही दिया। एनीवेज, अगला वर्ड है ऑन द बॉल। ठीक है, ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, अलर्ट होना किसी भी चीज में, अवेयर होना, चौकन्ना होना, इसे बोलते हैं ऑन द बॉल। आप सोचो, इमेजिन करो, ये बॉल के ऊपर एक बच्चा खड़ा है और इसको बैलेंस करके खड़ा रहना है। क्या ये पॉसिबल है ये थोड़ी देर के लिए भी रिलैक्स कर पाए? नहीं, इसको पूरे टाइम बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे हमारे इंटेलिजेंस विंग होता है ना, हमारे इंटेलिजेंस का काम यही है कि दे आर ऑलवेज ऑन द बॉल, उनको हमेशा ही अलर्ट रहने की जरूरत है। डिफेंस के लोग, पुलिस के लोग, उनको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि दे आर ऑलवेज ऑन द बॉल। तो क्या लिखा, शी इज ऑलवेज ऑन द बॉल व्हेन इट कम्स टू डिटेल्स। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो वो हमेशा बॉल्स पे रहती है, जिसका मतलब है कि वो हमेशा अलर्ट रहती है डिटेल्स को लेकर। अगला, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो क्या सोच रहे हो। ये एक मोनोलॉग भी था ना कार्तिक आर्यन का कि क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो वो है कि जब भी कभी आप किसी से पूछते हो कि और क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, इसको बोलते हैं पेनी फॉर योर थॉट्स। पेनी मतलब यहाँ पे पैसे के लिए बोला जाता है। ठीक है, कौड़ी हम लोग जिसको कहते हैं ना, पैसा कौड़ी, वो कौड़ी को पेनी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो तुम सोच रहे हो अगर तुम बता दोगे तो तुमको एक पेनी दूंगा मैं। ठीक है, तो अब पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब जो भी दिमाग में चल रहा है उसके लिए एक पेनी ले लो मेरे से और बताओ क्या चल रहा है। तो ये एक पूछने का तरीका है किसी से कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो ये बताओ, इसको बोलते हैं पेनी फॉर योर थॉट्स। आप कहीं घूमने जाते हो अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, और आप देख रहे हो कि वो बहुत चुप है। आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा फील होता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप पूछते हो कि क्या हुआ, क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं आप पेनी फॉर योर थॉट्स। तो नेक्स्ट टाइम आप ये मत पूछना कि क्या चल रहा है, आप उसको बोलना आप पेनी फॉर योर थॉट्स। आगे बढ़ेंगे, अगले वर्ड है ब्रेक द न्यूज। न्यूज मतलब होता है समाचार।
ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अनाउंस करना या किसी को इन्फॉर्म करना किसी चीज के बारे में, इसको बोलते हैं ब्रेक द न्यूज, राइट? बहुत आसान है, किसी के सामने न्यूज ब्रेक करना मतलब किसी को समाचार देना। आमतौर पर यह दुखद समाचार होता है। तो क्या लिखा है कि शी ब्रोक द न्यूज ऑफ हर एंगेजमेंट टू द फैमिली। अब यहाँ पे एग्जांपल पॉजिटिव वाला है, पर आमतौर पर यह नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है? क्या लिखा है कि रेफर्स टू एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ सील टू रीड अ लेटर विथ न्यूज। जो खत आते हैं ना, उनके सील को तोड़ने के लिए ब्रेक द न्यूज, वो सील तोड़ना ब्रेक के लिए यूज किया जा रहा है। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है किसी को खबर बतानी, जो भी खबर है वो बताना। जैसे कि एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने ही ब्रोक द न्यूज टू द नेशन कि आज से 500 का और 1000 के नोट नहीं चले, इसको बोलते हैं ब्रेक द न्यूज। अगला, अंडर द वेदर, ठीक है? अब ये ईडियम कहां से आया? वेदर मतलब मौसम होता है, पता है आपको। अंडर मतलब होता है अंदर। अब ये ईडियम कहां से आया? ये इस आइडिया से आया है कि अगर कोई खराब मौसम में एक्सपोज रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, तो वहीं से कनेक्ट कर दिया गया है अंडर द वेदर को, जिसका मतलब होता है खराब मौसम में रहने की वजह से बीमार पड़ जाना। ये लिटरल सेंस में नहीं है, ये ईडियम समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। अंडर द वेदर अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब वो बीमार है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज फीलिंग लो, ही इज इन लो स्पिरिट्स, उसको बोलते हैं अंडर द वेदर। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, हम सबके साथ, कि आज अच्छा नहीं लग रहा, बस कुछ हुआ नहीं है पर अच्छा नहीं लग रहा, इसको बोलते हैं अंडर द वेदर। कभी ऐसा होता है कि तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर हर सेंस में यूज कर सकते हो जहां पे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है? अच्छा, एक और इडियम इसी से मिलता जुलता, अंडर द क्लाउड। इसका मतलब होता है शक के घेरे में होना, टू बी अंडर सस्पिशन। अंडर द वेदर का मतलब होता है तबीयत खराब होना, अंडर द क्लाउड का मतलब होता है शक के घेरे में होना, टू बी अंडर सस्पिशन। अगला, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया का सबसे अच्छा। कहने का मतलब क्या है? देखना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो जाएंगे कि पर्सनल लाइफ को इग्नोर करना पड़ेगा। बाय चॉइस नहीं कर रहे, इस तरीके का वर्क कल्चर है कि उन्हें इग्नोर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देंगे, तो ऑफिस वाले काम से स्ट्रगल करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। जैसे देखो इनको, ये ऑफिस में भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा कंपोनेंट इन्होंने क्रैक किया है, और साथ ही साथ में ये फैमिली को लेके घूमने भी जा रहे हैं। सो इज एंजॉइंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। इसको आप और एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे कोई इंसान है जो कि लेट्स से जॉब भी कर रहा है, साथ ही साथ में बिजनेस भी कर रहा है, तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स है ना। उसको जॉब का भी मजा मिल रहा है, उसको बिजनेस का भी मजा मिल रहा है। वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो फुल टाइम जॉब कर रहा है, तो फुल टाइम का भी मजा मिल रहा है, फ्रीलांसिंग का भी मजा मिल रहा है। इसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हिंदी में से कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू, द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस एट द सेम टाइम। अगले, बीट अराउंड द बुश। आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात करना। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वन वर्ड में, सर्कमलोक्यूशन, which means to not talk in a straight manner, to talk in a roundabout manner, घुमा फिरा कर बात करना, इधर उधर की बात करना, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। जैसे इन दोनों को ये ड्यूटी मिली कि ये जो बुश है इसको साफ करना है, ठीक है? अब ये क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा बुश को साफ ना करके इसके आसपास पीटे जा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा पॉइंट वाला काम ना कर कर उल्टा उल्टा काम करना, घुमा फिरा कर जाना, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आप जब भी देखना उनको रात के मीडिया के शो में बुलाया जाता है, तो वो कभी भी किसी चीज का सीधा जवाब नहीं देते, वो हमेशा घुमा फिरा कर बात करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज होती है इस चीज में। इसका मतलब दे अवॉइड द मेन टॉपिक, दे टॉक इन अ सर्कमलोकेशन मैनर, राइट? आगे बढ़ेंगे। लिखा हिट द नेल ऑन द हेड। ये रहा नेल, ये रहा हथौड़ा, इससे सीधा सीधा इसको मारना, मतलब टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, किसी चीज को एग्जैक्टली सही करना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मीनिंग है सटीक जवाब देना या बिल्कुल सही होना, राइट? जैसे अभी हमारा जो सिस्टम जिस तरीके से बना हुआ है, वहां पे कई बार सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, राइट? और कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इंडिया में जो डिसेंट का अधिकार है वो खत्म होता जा रहा है। डिसेंट का मतलब आपने कुछ कहा, मैं आपसे अग्री नहीं करता, अब के टाइम पे ये खत्म होता जा रहा है कि मैं अपना डिसएग्रीमेंट खुल के बता पाऊं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा था कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच धीरे धीरे एक वेग कॉन्सेप्ट होता जा रहा है, एंड द सुप्रीम कोर्ट हिट द नेल ऑन द हेड। जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उन्होंने उसको ही एड्रेस किया था। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, और ये अभी से नहीं, पिछले 20-25 सालों से होता आया है कि आप कुछ भी नेगेटिव बोलो
तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, आपको तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, एंटी फलाना ढिमकाना बोल दिया जाएगा। तो अभी के टाइम पे डिसेंट देना अपना कि मैं इस चीज से अग्री नहीं करता, ये बहुत मुश्किल हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को एड्रेस किया कि धीरे धीरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक वेक कॉन्सेप्ट होता जा रहा है इंडिया में, एंड द सुप्रीम कोर्ट हिट द नेल ऑन द हेड। उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली फाइंड आउट करके उसी को हिट करना जो प्रॉब्लम था। आपको वोकैब समझ नहीं आता, आपने ये बात एक्सेप्ट किया और वोकैब को इंप्रूव करने में लग गए, यू हिट द नेल ऑन द हेड। जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम का आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना शुरू किया। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला है ऑफ द हुक। हुक समझते हो ना, इसे हुक कहते हैं। अब सोचो कि एक मछली है जो इस हुक से बंधी थी, इस हुक से एक मछली बंधी थी, राइट। और ये हुक जो है ये खुल गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये ऑफ हो गई। आपको पता है OFF ऑफ नेगेटिव है, सेपरेशन के लिए शो किया जाता है। तो ऑफ द हुक का मतलब होता है कि अब ये हुक से खुल गई। इसका मतलब क्या हो गया? अब वो इंडिपेंडेंट हो गई, बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि अब वो मुक्त हो गई, नो लॉन्गर इन ट्रबल और डिफिकल्टी। अब वो डिफिकल्टी में नहीं है, ट्रबल में नहीं है, इसे बोलते हैं ऑफ द हुक। अगला, पुल समवंस लेग, किसी की टांग खिंचाई करना, ठीक है, किसी के टांग खींचना, उसको बोलते हैं पुल समवंस लेग। क्या लिखा है? टू मेक फन ऑफ और प्लेइंग अ जोक विद समवन, किसी की टांग खींचना, किसी के साथ मजाक करना। जैसे हम लोग देखते हैं कपिल शर्मा के शो में कि अर्चना पूरन सिंह कपिल शर्मा का और कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह का हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हैं, है ना। सो अगर मैं कह रहा हूं कि अरे मैं बस टांग खींच रहा हूं यार, बुरा क्यों मान रहा हूं, टांग खींचने का मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी के साथ फन करना, मजाक करना, टीज करना, उसको बोलते हैं पुल समवंस लेग। अच्छा, ये टर्म ना कंडेसेंडिंग टर्म से डिफरेंट है, ध्यान रखना। आप जब पुल समवन लेग बोलते हो तो आप कंडेसेंड नहीं कर रहे, आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, ये एक हार्मलेस मजाक होता है, ठीक है। कंडेसेंड का मतलब होता है किसी को अपने लेवल ना समझकर नीचा समझना, उसका मजाक बनाना, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे वो नहीं है। अगला, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, बुलेट समझते हो ना, इसे बुलेट कहा जाता है। बाइट मतलब होता है काटना। बाइट द बुलेट कॉन्सेप्ट कहां से आया? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ सोल्जर्स बाइटिंग ऑन अ बुलेट ड्यूरिंग सर्जरी एज एनेस्थीसिया। पुराने जमाने में जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे तो सोल्जर्स को जब एनेस्थीसिया देना होता था तो उसके बदले उनको एक बुलेट दे देते थे उनके मुंह पे, ताकि वो एनेस्थीसिया का काम करे, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाइट द बुलेट। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि उनका इलाज चल रहा था और एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं थे। इसका मतलब वो पेन बेयर कर रहे थे और उस पेन को बेयर करने के लिए ये बुलेट बाइट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा? इंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस और फेस ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस को फेस करना या किसी भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, उसे बोलते हैं बाइट द बुलेट। एक मोमेंट दीजिएगा, मैं जरा पानी पी लूं। हाँ जी, सॉरी। तो मैं बोल रहा था बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है? कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंस बियर करना। अगला, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब देख लो, ये भाई साहब जो हैं ये किसी गैस स्टेशन पे पहुंचे शायद गैस डलवाने के लिए, और इतना महंगा था वो कि उनको अपना एक हाथ और अपना एक पांव देना पड़ा। तो जब मैं कहता हूं कि इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब इट इज वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये मजाक बहुत करते हैं आपस में ना कि आईफोन खरीदा है किडनी बेचकर, किडनी है आईफोन खरीदा है। इसका मतलब यह है कि हम ये मानकर चलते हैं कि आईफोन बहुत महंगे आते हैं और उनको खरीदने के लिए मजाकिया तौर पर किसी को अपनी किडनी बेचनी पड़ती है। तो अंग्रेज जो बनाकर गए थे वो किडनी की जगह पे एक आर्म और एक लेग बनाकर गए थे कि एक आर्म और एक लेग बेचना, जिसका मतलब है किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना। अच्छा, इन्हीं लाइंस में ना एक और इडियम है, पे थ्रू द नोज। एग्जैक्ट तो मीनिंग नहीं आता ये, पर लाइंस ऑन द सिमिलर लाइंस है। इसका मतलब होता है टू पे एक्सेसिवली, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने, ठीक है। अगला, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अभी ये जो सीजीएल का पेपर है, मैं अगर पूरी कैलेंडर की बात करूं तो ये कैलेंडर के हिसाब से हमारे एग्जाम्स अभी तक अगले महीने से शुरू हो जाने चाहिए थे, है ना। जून में एक्सपेक्टेड था कि सीजीएल का पेपर होगा, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल। और हुआ ऐसा कि कुछ कुछ मतलब चेंजेस लाने पड़े एसएससी को, जो कि ड्यू थे चेंजेस, और उसकी वजह से एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। अब एग्जाम को पोस्टपोन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन को और वक्त मिला। ऐसे केस में एग्जाम पोस्टपोन होना आमतौर पर सरदर्दी की बात होती है, लेकिन ये अच्छी बात निकली ना, क्योंकि लोगों को पढ़ाई करने का और मौका मिल रहा है। इसका मतलब कुछ लोगों ऑब्वियसली कुछ लोगों को जो जिनकी तैयारी अच्छी थी वो चाहते थे एग्जाम जल्दी हो जाए, ऑब्वियसली वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। पर जिनकी तैयारी ठीक नहीं थी
उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, डिस्गाइज मतलब होता है छिपा हुआ होना। तो किसी व्यक्ति का छिपा हुआ आशीर्वाद, एक ऐसी चीज जिसको आप पहले ये समझ रहे थे कि आपके लिए नेगेटिव काम करेगा, ये वो आपके लिए पॉजिटिव काम करने लगा, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए हिडन फेवर का काम करे, आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा, वो हिडन फेवर है, छिपा हुआ फेवर है, ठीक है। आप पहले ये मानकर चल रहे थे कि वो आपके लिए खराब होगा, पर एक्चुअली वो आपके लिए अच्छा निकला। तो क्या लिखा है, हिज कार ब्रोक डाउन एंड इट सेव्ड हिज लाइफ एज इट प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट, सच अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लिखा है उसका जो कार था वो खराब हो गया और उसने उसकी जिंदगी बचा दी। सोचो, कोई व्यक्ति है जिसका कार खराब हो गया और वो खड़े होकर गालियां निकाल रहा है कि कार को आज ही खराब होना था, और पता चला वो जिस रास्ते पर जा रहा है उस रास्ते पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जितने भी कार थे वो सारे के सारे खाई में गिर गए, तो बच गया ना। इसका मतलब ये जो कार गिरा, ये सॉरी कार जो खराब हुआ, ये कार का खराब होना उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो तो शुरू में समझ रहा था कि ये चीज खराब है, लेकिन बाद में जाकर क्या क्या पता चला कि उसके लिए आशीर्वाद का काम कर रहा है, राइट। आगे बढ़ेंगे। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, उतना काट लेना जितना कोई चबा ना पाए। देख लो, ये मोहतरमा इतना काट चुकी हैं अपने खाने का टुकड़ा जो अब ये चबा नहीं पाएंगी। जिसका मतलब ये है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी या इतना कमिटमेंट कर लेना जो आप मैनेज ही ना कर पाओ, इसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मेरे अक्सर वीडियोस पे कि सर 4 दिन क्लास लाइए, 5 दिन क्लास लाइए, 3 दिन क्लास लाइए। ये मैंने पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोलूंगा, मेरा शेड्यूल बहुत मुश्किल से मैं अरेंज कर पाता हूं कि मैं हर हफ्ते 2 वीडियो लेके आऊं। ये बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ट्रस्ट में, क्योंकि इतना वक्त नहीं बचता कि मैं इतने सारे वीडियोस बना पाऊं। मेरे पेड बैचेस के वीडियोस हैं, यूट्यूब के वीडियोस हैं, और मैंने पहले भी बताया कि और 3-4 जगह कमिटमेंट्स हैं मेरे। तो ऐसे केस में मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं इस 2 वीडियो को 3 वीडियो कर पाऊं। अब मैंने वादा कर दिया आपके, मतलब आपको धोखे में रखने के लिए, कि आपसे 5 आएंगे। इसका मतलब क्या है, आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, मैंने उतना काट लिया मैं जितना चबा नहीं पाऊंगा। मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि मैं करवाऊंगा या मेरे वीडियोस 4 आएंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं 4 भेजूं। पर मैं जानता हूं मेरा शेड्यूल अलाउ नहीं करेगा, इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि 2 ही वीडियोस आ पाएंगे। ये 2 का 1 नहीं होगा, ये 2 हमेशा 2 रहेगा। पिछले 8-10 महीने से, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं, तब से ये 2 वीडियोस आ ही रहे हैं हर हफ्ते। शायद 1 हफ्ता मैंने छोड़ा था केवल क्रिसमस वाले दिन, बाकी और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वीडियोस नहीं आए। हर हफ्ते 2 वीडियोस आएंगे, ये फिक्स्ड है, तो 2 वीडियोस आते हैं। मैं जानता हूं आई शुड नॉट बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मैं उतना कभी नहीं अनाज तोड़ूंगा जो मैं चबा ना पाऊं। जिसका मतलब मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लूंगा जो मैं पूरी ना कर पाऊं। तो क्या लिखा है, शी टुक ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स एंड बिट ऑफ मोर देन शी शुड च्यू। आगे बढ़ेंगे। डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो कौड़ियों के भाव मिल रही हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो बेहद सस्ती मिल रही हो। डाइम मतलब कौड़ी होता है। सो डाइम अ डजन का मतलब है ऐसी कोई चीज जो बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ। अब बच्चों का ना जबरदस्त ऑब्सेशन होता है पीडीएफ के साथ। हर वीडियो, मतलब वीडियो देखने से पहले उनके दिमाग में आता है सर पीडीएफ दे दो। ईमानदारी से बताना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पीडीएफ पलट के देखते भी हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने पीडीएफ आपने जमा कर रखे हैं ना, आप उनको पलट के कभी देखते भी होंगे। पूरा फोन मेमोरी भर रखा है अपने पीडीएफ से। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लोगों को पीडीएफ का, क्यों पेन और कॉपी लोग भूलते जा रहे हैं, क्यों नहीं चाहते 1 लाइन 2 लाइन का नोट्स बना लेना, रैदर उनको हर चीज पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब के समय पे ना पीडीएफ बहुत कॉमन। आप टेलीग्राम पे जाओ, किसका पीडीएफ चाहिए आपको, सबका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका मतलब अब वो कीमत नहीं रही है पीडीएफ की जो कभी होगी शायद पहले। इसका मतलब यह है कि अब पीडीएफ जो है बहुत कॉमनली मिलते हैं, हम सबके फोन भरे पड़े हैं पीडीएफ से। ये डायमंड डजन बिक रहा है। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमन है, बहुत पर्टिकुलर वैल्यू की है, उसे बोलते हैं डाइम अ डजन, राइट। सेम है आपको, मतलब विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, पर हर किसी को अभी बेचारा बनने का शौक होता है ना। ये भी आपने देखा होगा। माई स्ट्रगल स्टोरी खाली यूट्यूब पे जाके सर्च करो, किस फील्ड का आपको स्ट्रगल स्टोरी देखना है आप बताओ। इसका मतलब ये है कि ज्यादा करके जो चीजें चल रही है ना, उसमें डायमंड डजन लोग अपनी स्टोरी डाल रहे हैं कि मैं कितना गरीब था, है ना। इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे डायमंड डजन में मिलेंगे आपको। ऐसे वीडियोस डायमंड डजन में मिलेंगे आपको, कौड़ियों के भाव मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगला, कैट इज आउट ऑफ द बैग, जिसका मतलब है बैग से बिल्ली बाहर आ गई है। इसका मतलब जो राज था वो खुल गया है। द बीन्स हैज बीन स्पिल्ड, याद करो स्पिल द बीन्स हमने पहले पढ़ाया था। तो मीनिंग क्या है, originates from the old origin बता रहा था, मीनिंग नहीं। originates from the old markets where a trick was used to replace pigs with cats। सोचो एक जादूगर है जो कि सुअर को बिल्ली में बदल रहा है, पर यह कोई जादू नहीं था, यह ट्रिक था।
कैसे पता चला? ये बिल्ली जिसको बदलने वाला था वो चुपचाप से अपने बैंक से बाहर आ गई। इसका मतलब ये है कि जो सीक्रेट था वो रिवील हो गया, ट्रूथ जो था वो डिस्क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी राज था वो दुनिया के सामने आ गया। इसे कहते हैं कैट इज आउट ऑफ द बैग। अगला, सिट ऑन द फेंस। इसके पहले कि मैं मतलब इसे एक्सप्लेन करूं, एक दो बातें मैं क्लियर किए देता हूं। सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस और आपको मिले तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। इस सीरीज को जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो इसमें आगे और इडियम्स के भी, ऑब्वियसली ये 50 ही नहीं है मोस्ट रिपीटेड, और भी मोस्ट रिपीटेड है, तो और मोस्ट रिपीटेड के वीडियोस आएंगे, सिनोनिम के मोस्ट रिपीटेड आएंगे, एंटोनिम्स के मोस्ट रिपीटेड आएंगे, वन वर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के भी मोस्ट रिपीटेड वीडियोस आएंगे। लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा? आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे कि क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। आप सिर्फ ये लिख देना कि हाँ सर कंटिन्यू करिए, या कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वोकैब ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो फिर मैं ग्रामर वगैरह की तरफ देखूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में सबसे पहले ये बता देना। दूसरा, आपका अप्रिसिएशन मुझे कब मिलता है? जब ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे लाइक आते हैं। तो आपको क्या करना है, अब अगर आपको मैं ऐसा लगा कि ये वीडियो पढ़ के मजा आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, या पुरानी चीजें अच्छे से रिवीजन हो गई आपकी, तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका 1 सेकंड लगेगा पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाकर चेकआउट कर लेना। बहुत सारे वीडियोस वोकैब के हैं, बहुत सारे वीडियोस ग्रामर के हैं, बहुत सारे वीडियोस कॉम्प्रिहेंशन के हैं। आपको यूजफुल कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ में अगर पुराने स्टूडेंट हो तो शेयर करना मत भूलना। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है पर वीडियो यहाँ खत्म नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ एक टास्क भी है, सुनते जाओ पहले ये वाला वीडियो। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, देखो फेंस का मतलब होता है जिसे हम बेड़ा कहते हैं ना, किसी बाउंड्री को फेंस कहा जाता है, पेरिफेरी। ठीक है, तो टू रिमेन न्यूट्रल, आप जब किसी के तरफ नहीं होते। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये साइड 1 है और ये साइड 2 है, इसे ना साइड 1 की तरफ जाना है ना इसके साइड 2 की तरफ जाना है। अब ये क्या करेगा? ये बीच में है, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, जिसका मतलब है ये कंफ्यूज्ड है, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड कि वो किधर जाएगा। कभी कभी ऐसा घर पे होता है ना कि मम्मी और पापा में झगड़ा हो गया, अब आपको किसी एक का साइड लेना है, किसका लोगे? मम्मी का लोगे, पापा मारेंगे, पापा का लोगे, मम्मी मारेंगी। इसका मतलब ये, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। आप क्या करोगे? आप बोला मैं किसी की तरफ नहीं, मैं साइंस की तरफ हूं। ठीक है, आप क्या करोगे? आप फेंस पे बैठ जाओगे। इसी को बोला जाता है किसी का पक्ष न लेना, न्यूट्रल रहना। ठीक है, तो लिखा है टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। आप कोई साइड नहीं ले रहे किसी डिस्प्यूट में, या दो ओपिनियन में आप कंफ्यूज्ड हो, इसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। अब आइए 1 से लेकर 50 तक जल्दी से एक बार रिवाइज करते जाते हैं, एकदम तेजी से। आंखें आपकी बंद रहेगी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। ठीक है, सबकी आंखें बंद, ध्यान से सुनो। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब ट्रबल में होना। हॉट वाटर यहां ट्रबल को सिग्निफाई कर रहा है। कट टू द चेज, सीधा सीधा पॉइंट पे आना। ठीक है, किसी के बात का घुमा घुमा के पीछा ना करना, सीधा सीधा पॉइंट पे आना। इसका उल्टा होता है बीटिंग अराउंड द बुश। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब कभी दो लोग कहीं बैठे हो, बहुत ऑकवर्ड साइलेंस हो, साइलेंस मिटाने के लिए जब कोई बात इनिशिएट की जाए उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। सी आई टू आई, अगर मैं और आप आई टू आई देख रहे हैं, इसका मतलब मैं और आप फुल अग्रीमेंट में है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, किसी चीज को इंस्टेंटली इमीडिएटली स्टार्ट करना। हिट द सैक, सैक मतलब बोरी, वो कहानी याद करना कि जो बोरी के फैक्ट्री में काम करते हैं बोरी पे ही सो जाते हैं। हिट द सैक मतलब सो जाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जहां से शुरू किया था वहीं पे जाना। प्लानिंग एकदम जीरो से स्टार्ट करनी। ब्रेक अ लेग, किसी को बोलना कि तुम जब परफॉर्म करोगे हम पैर पटक पटक के तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए पांव तोड़ लेंगे, इसका मतलब बेहतरीन परफॉर्म करना। स्मेल अ रैट, आपको यह महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, समथिंग फिशी। गेट आउट ऑफ हैंड, किसी चीज का कंट्रोल से बाहर हो जाना, इसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी पिपुली खुद बजानी, अपना बिगुल खुद बजाना। एगोटिस्ट होना, अपने बारे में ही बात करते रहना, अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही बात करते रहना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, है ना, अपनी कुल्हाड़ी तेज करनी, जिसका मतलब है कि अपना मकसद पूरा करना। डार्क हॉर्स, जिसके जीतने की लोग उम्मीद नहीं कर रहे पर वो फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर जाकर पढ़ना। स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत नजदीक। ऑल ईयर्स, किसी चीज के लिए अटेंटिव रहना। इसी का उल्टा इडियम है टर्न अ डेफ ईयर, जहां का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि इग्नोर करना किसी की बातों को। स्पिल द बीन्स, कहने का मतलब है जो सीक्रेट है वो दुनिया के सामने लेकर आना। एट द 11th आवर, आखिरी मोमेंट पे बटर समवन अप, चापलूसी करना। फेस द म्यूजिक, कंसिक्वेंसेस फेस करने, जो गलती आपने की है उसके लिए सजा भुगतना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब अपने पेरेंट्स की तरह, अगर मैं अपने पेरेंट्स की तरह हूं, आई एम चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, आप अपने पेरेंट्स की तरह हो, यू आर चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब है किसी भी चीज के लिए
आप जब अपने सारे रिसोर्सेस को एक ही जगह पे स्टोर करके मत रखो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से किसी न्यूज का मिलना। कॉल इट अ डे, दिन खत्म करना। बरी द हैचेट, हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दफना देना, इसका मतलब झगड़ा खत्म करना। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक ही काम से, मतलब एक तीर से दो निशाने, एक ही काम से दो रिजल्ट्स अचीव कर लेना। वाइल्ड गूज चेज, फ्यूटाइल एफर्ट, ऐसी कोई चीज जिसका कोई फायदा ना हो, ऐसा कोई काम करने से कोई फायदा ना हो। सिमिलर इडियम्स है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स एंड चेजिंग योर टेल। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट और विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब किसी चीज पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, डाउट के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट करना। कॉल स्पेड अ स्पेड, जो है सो है, उसको सीधा सीधा बोलना, बातें घुमाना नहीं। नॉट मीन्स वंस वर्ड्स। पीस ऑफ केक, आसान काम, उसी के लिए एक और इडियम आता है केक वॉक। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब होता है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, दूध गिर गया, अब उसके ऊपर रोकर कोई फायदा नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत अच्छा बोलने की कला। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत आदमी को ब्लेम करना। ऑन द बॉल, ये इमेज याद रखना। ऑन द बॉल का मतलब होता है एक बच्चा जो बॉल पे खड़ा है, इसका मतलब बहुत अटेंटिव है ना, बहुत अलर्ट है। पेनी फॉर योर थॉट्स, यहाँ का कीवर्ड थॉट्स है। थॉट्स मतलब होता है सोचना, क्या सोच रहे हो वो बताना, तो पैसे दूंगा, इसको बोलते हैं पेनी फॉर योर थॉट्स। ब्रेक द न्यूज, न्यूज यहाँ का कीवर्ड है, मतलब होता है किसी के सामने समाचार बोलना, विच मीन्स किसी के सामने कोई राज खोल देना। अंडर द वेदर का मतलब होता है मुसीबत में होना या अच्छा फील ना करना, मुसीबत में नहीं, अच्छा फील ना करना, ठीक है, अपसेट होना, इसको बोलते हैं अंडर द वेदर। एक और इडियम है अंडर द क्लाउड, जिसका मतलब होता है शक के घेरे में होना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू हो, कहने का मतलब यह है कि वो दो चीजों का फायदा इकट्ठा उठा रहा हो। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, सर्कमलोकेशन इसके लिए वन वर्ड होता है। हिट द नेल ऑन द हेड, जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन निकालना। ऑफ द हुक, ऑफ मतलब होता है अलग होना, ऑफ द हुक का मतलब होता है हुक से अलग होना, कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की परेशानियां खत्म हो जानी, उसको बोलते हैं ऑफ द हुक। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खिंचाई करनी। बाइट द बुलेट कहने का मतलब होता है कोई भी परेशानी को झेलना, इंड्योर करना, है ना, इसे बोलते हैं बाइट द बुलेट। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, किसी चीज का बहुत ज्यादा महंगा होना। सिमिलर लाइंस में है पे थ्रू द नोज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक ऐसी चीज जिसे आप पहले श्राप समझ रहे थे पर आपको बाद में वो आशीर्वाद लगा। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी जितना वो पूरा ना कर सके। डायमंड डजन, कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमन है उसे बोलते हैं डायमंड डजन, जो हर जगह पाया जाता है। कैट इज आउट ऑफ द बैग, मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सीक्रेट जो कि दुनिया के सामने आ चुका है। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, आप जब डाउट में होते हो कि किसकी तरफ से बोले, किसका पक्ष लें, इसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। आई होप ये 50 इडियम्स आपको याद हो गए हैं इसी वीडियो में। ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा, जितना समय आपने दिया वो समय वर्थ इट था। मिलेंगे अगले वीडियो में, कमेंट में जरूर बताना क्या मैं ये सेशन कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।